एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि इस समय हम लोग ज्योग्राफी की एक लंबी सीरीज पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कुछ चैप्टर अभी बाकी हैं जिसको हम आगे पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से अपन लोग एक बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमें सुनने को आया है कि यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो लेखपाल की वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर अब हम वीडियो डालना चालू करेंगे और उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, जैसे उसमें हिंदी आनी है तो हिंदी की क्लासेस में बहुत जल्दी लाऊंगा। इसके बाद उसमें जीके आती है, जीके में करंट भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो कुछ करंट की भी क्लासेस करवाना चालू करेंगे रेगुलर बेसिस पे। करंट की भी क्लासेस होंगी और जीके तो चल ही रही है। जैसा कि दूसरा उसमें है ग्रामीण परिवेश, तो ग्रामीण परिवेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, टॉपिक दिए जाएंगे, उनको भी पढ़ेंगे। यानी कि जो भी है लेखपाल का सिलेबस उसको देखते हुए आप लोगों को फोकस करके बैच उसी बेस पे चलाए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बड़े ही ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखिएगा और ये बहुत अच्छा मौका है। इतनी सारी वैकेंसी हैं, 5000 से भी ज़्यादा 5200 के आसपास हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, ये जो सिलेबस है, जो जीके जो हम जीएस पढ़ा रहे हैं, इसमें हम साइंस भी डिस्कस करते हैं और ज्योग्राफी भी डिस्कस करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपको एनटीपीसी रेलवे के लिए भी बहुत सहायक है। और दूसरा वहीं आरओ एआरओ यानी यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी तक के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते रहेंगे तो विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बशर्ते बस आप लोग इसको ध्यान से तैयार करते जाइएगा। और जैसा कि पता है कि मैं प्रत्येक टॉपिक के बाद में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक पढ़ाते हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखा करिए जो क्लास के हम बाद में बताते हैं। पहले आप करिए बात उन क्वेश्चनों को, बाद में मैं उनको करता हूँ। तो वो एक अच्छा तरीका है, उससे पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा या क्या हमें समझ में आया। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे को और मैं अगले दिन उसको क्लियर करूँगा, जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ डाउट हो। ठीक है ना, तो आप उसको भी बताइएगा। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इधर यूपी में चुनाव आने वाले हैं 1-2 साल में, है ना, 22 में। तो उससे पहले जाहिर सी बात है कि वैकेंसियाँ हमारे पास आएंगी, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आएंगी और ये एक अच्छा मौका है जब सभी लोग लॉकडाउन में व्यस्त हैं और ये सोच के घर बैठे हैं कि चलो अभी क्या यार, कोई कोचिंग नहीं चल रही, कुछ नहीं है, क्या पढ़ाई करना है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है कि वो घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है तो ऑनलाइन से ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखिए, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने आसपास जितने लोग हैं उनको भी मतलब ये बता दें कि वो सब्सक्राइब कर लें और उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब सर की क्लासेस ऑनलाइन आने लगी है। क्योंकि इस पे हम अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके से टॉपिक को चलाते रहेंगे। तो क्या है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को किसी भी तरीके से सिलेक्शन मिले, जॉब मिले और अधिकतम बच्चों का कल्याण हो। सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना है कि हमने देख लिया बस इट्स इनफ, हमने हो गया, हमारा हो गया। ऐसी भावना लेके कंपटीशन में मत उतरिए। भावना ये होना चाहिए कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो, वेलफेयर भी हो। तो आप लोगों के जो दोस्त हैं, इतर मित्र हैं इधर उधर सोसाइटी, तो उनको भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, बहुत जल्दी मैं लेखपाल से संबंधित अन्य विषय से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको भी आपके सामने ला रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि रीजनिंग चालू हो गई है और मैं रीजनिंग की और भी क्लासेस आपके सामने लाऊंगा बहुत जल्दी से। हिंदी लाऊंगा तो हिंदी की भी क्लासेस होंगी। ठीक है ना, और जीएस तो मैं देख ही रहा हूँ, अभी साइंस भी डिस्कस करना है, इसके बाद इकोनॉमिक भी डिस्कस करूँगा। तो विशेष ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है वायुदाब एवं पवन परिसंचरण। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं फैक्ट भी बताऊंगा।
तो फैक्ट भी कैलकुलेट करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चालू करते हैं, वायुदाब एवं पवन संचरण। ओके, तो आते हैं वायुदाब। वायुदाब एवं पवन संचरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको विशेष ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वायुदाब, सबसे पहले हम आते हैं इसकी क्या देखते हैं, परिभाषा। बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है मतलब, और ये चैप्टर भी। देखिए वायुदाब की क्या परिभाषा को पहले डिस्कस करते हैं। क्या होता है वायुदाब? जैसा कि हमारी जो पिछली क्लासेस है उनको जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। जैसे वायुदाब, पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये रही पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल और दूसरा ये साउथ पोल, और पृथ्वी के चारों तरफ मैंने बताया था कि वायु का कुछ आवरण, वायु का एक आवरण होता है, वायु का आवरण। इस वायु के, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण था, इसको अपन लोगों ने क्या बोला था, वायुमंडल। वायुमंडल जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में है, जिसने नहीं देखा देख लो। वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण है, वायु का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसमें हमने बताया था कि जो भारी गैसें होती हैं वो पृथ्वी की सतह के पास में होती हैं, और जो हल्की गैसें होती हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर होती हैं, दूर होती हैं। ये कौन सी गैसें थी, भारी गैसें, भारी गैसें, और ये हल्की गैसें, हल्की गैसें। अब देखिए एक पॉइंट आ रहा, क्या, भारी गैसें यानी कि गैसें भी भारी या हल्की होती हैं, अर्थात गैसों में क्या होता है, भार होता है, वायु में क्या होता है, भार होता है। वायु का जो भार होता है वो भार कहां पे पड़ेगा भाई, पृथ्वी की सतह पर पड़ेगा। पृथ्वी की कहां पड़ेगा, सतह पे पड़ता है। जो वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो भार डाला जाता है, भार कहें या जो दबाव डाला जाता है, दाब जो डाला जाता है, उसी को हम कहते हैं वायु दाब। क्या बताया, ध्यान दीजिए, देखिए यहां से कि पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडली, कौन सी, वायुमंडली परतों द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडलीय परतों द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। सिंपल सा। और पृथ्वी के ऊपर सतह कौन कौन सी वायुमंडलीय सतह पृथ्वी के ऊपर है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय परतें कौन कौन सी पढ़ी, सबसे पहले थी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर हमने पढ़ा था समताप मंडल, समताप मंडल। फिर इसके ऊपर पढ़ा था, इसी में समताप मंडल में ही था ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। और इसके बाद पढ़ा था मध्य मंडल, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद पढ़ा था आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद पढ़ा था बाह्य मंडल। यानी कि ये हमने 5 जो थे परतें पढ़ी थी या मंडल पढ़े थे, जिनको कहा जाता वायुमंडलीय परत। सबसे पहला था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये परतें हैं जो पृथ्वी के ऊपर हैं, सबसे पृथ्वी के सबसे पास में होती है क्षोभ मंडल, जिसमें सबसे ज्यादा भारी गैसें होती हैं, और सबसे गहरी जो हल्की गैसें होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर होती हैं। सबसे ऊपरी जो मंडल होता है वो बाह्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल। इनको हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ा है, जिसने नहीं देखा एक बार उसको देख ले,
ठीक है, तो ये हो गई हमारी परिभाषा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित वायु का जो आवरण होता है उसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं या वायु दाब कहते हैं। चलिए आगे आप जाइए, देखते हैं वायु दाब। वायु दाब, वायु का दबाव। तो वायु दाब का दबाव जो होता है इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं, वायु दाब से क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहली बात कि वायु दाब की वजह से क्या होता है, कुछ पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं, पवनें चलती हैं। और इन पवनों के चलने से क्या होते हैं, चक्रवात आते हैं, चक्रवात आते हैं। वहीं इन्हीं की वजह से प्रतिचक्रवात होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिचक्रवात भी इसी वजह से होते हैं, ये पवनों की वजह से। तो देखिए पवनें, और एक शब्द होता है बेटा वायु या हवा, वायु या हवा। इन दोनों में अंतर क्या है, वायु या हवा या पवन, इनमें क्या अंतर है। देखिए वायु जो होता है वो क्या होता है, विभिन्न या भिन्न भिन्न गैसों का समूह होता है। और दूसरी बात, इनमें गति नहीं होती है, इनमें गति नहीं होती, गति नहीं होती है ना, उसे हम वायु या हवा कहते हैं। जैसे साइकिल के टायर में क्या भरवाते हैं, हवा। कार के टायर में क्या भरवाते हैं, हवा। क्या टायर के अंदर जो हवा होती है उसमें गति होती है, क्या नहीं होती है। किसी बंद कमरे में क्या होती है, वायु या हवा होती है, इनमें गति नहीं होती। और जब इसी वायु में क्या आ जाए, गति आ जाए, तो जब गति आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब हवा या वायु में गति आ जाए, गति करने लगे, तो उसे पवन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को क्लियर हो जानी वायु और पवन में क्या अंतर है। आगे देखिए क्या है कि आखिर ये वायु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्यों जाती है, या पवन जिसको हम पवन कह रहे हैं, पवनें क्यों चलती हैं। तो पवनें चलती हैं दाब प्रवणता की वजह से। एक बहुत बड़ा फैक्टर है दाब, और दाब से रिलेटेड एक शब्द है दाब प्रवणता। दाब की प्रवणता या दाब प्रवणता, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दाब की प्रवणता का सीधा संबंध है ताप की प्रवणता से, या ताप की प्रवणता या ताप प्रवणता। दोनों बहुत ही अच्छी शब्दावलियां हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है कि ताप प्रवणता क्या होता है और दाब प्रवणता क्या होता है। बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे, ये साइंस के टॉपिक्स हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि सारा का सारा आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से इसको समझते जाएंगे, अपने आप सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलते जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम दाब प्रवणता की परिभाषा देख लेते हैं। इसको मैं साफ करूं, दाब प्रवणता। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। दाब प्रवणता कई बार पूछा गया, और दाब प्रवणता के कारण ही हवाएं चलती हैं। तो उससे पहले जरूरी है कि हम दाब प्रवणता समझें। पवनें जो चलती हैं वो दाब प्रवणता के कारण ही चलती हैं। और दाब प्रवणता होता क्या है, देखिए पृथ्वी की सतह से, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई पर, मान लिया एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये ऊंचाइयां इनकी समान है। पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाइयों पर स्थित दो बिंदुओं पर लगने वाला दाब, ये दाब है और ये दाब है।
ये जो यहां दाब है और यहां दाब है, इन दाबों में जो अंतर होता है, क्या दाब में अंतर, ध्यान रखिए, ये जो दाबों में अंतर है, मान लिया, दूसरी बात अभी मैं बताऊंगा, दाब का जो मात्रक होता है वो मिलीबार होता है। क्या होता है? मिलीबार। मान लिया यहां पे जो दाब है 1013 मिलीबार है और यहां पे जो है वो 1200 मिलीबार है। देखिए दाब प्रवणता समझिए, दो पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं में दाब में जो अंतर है, और जो अंतर यहां से लेकर यहां तक जो चल रहा है, इसकी जो दर होती है दाब के अंतर की, उसी को हम दाब प्रवणता कहते हैं। फिर से सुनिए, दो स्थानों के बीच जो दाब में अंतर होता है, दाब में जो अंतर होता है उसकी जो दर होती है, जैसे यहां से यहां 1013 है, फिर 1014, 1015, ये जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और जो जो जैसे बढ़ते जाते हैं दाब भी परिवर्तित होता चला जा रहा। इस परिवर्तन की जो दर है, यानी दो बिंदुओं के बीच दाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच दाब के अंतर की दर को दाब प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा जानना और समझना, क्योंकि साइंस के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस काफी हद तक दाब पर निर्भर करता है, दाब और ताप पर। तो क्या मैंने बताया दाब प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच दाब के अंतर की दर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। तो दाब प्रवणता अगर आप जब समझ गए हैं तो देखिए, एक जगह दाब यहां पे मैंने बताया, यहां पे दाब ज्यादा है, यहां दाब कैसा है? ज्यादा है, और यहां पे दाब कम है। तो जहां पे दाब ज्यादा होता है उसको बोलते हैं उच्च दाब, उच्च दाब। और उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में यहां पे दाब कम है, तो जब दाब कम होता है तो इसको बोलते हैं निम्न दाब, निम्न दाब, यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब। तो एक चीज ध्यान रखिए, हवाएं जो होती हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, यानी उच्च दाब से निम्न। जो यहाँ की हवा है वो क्या होगी? उच्च दाब से बढ़ना चालू होगी, किधर की तरफ? निम्न दाब की तरफ। यानी हवा उच्च दाब से किधर की चलती है? निम्न दाब की तरफ चलती है। जब हवा में ये गति आ जाती है, इसी गति आ जाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पवन। जब तक इसमें नहीं गति थी तब तक ये हवा थी, और जैसे ही इनके अणुओं में गति आ गई और गति के साथ ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलने लगे तो इन्हें क्या कह दिया? पवन। समझ में आ गया होगा कि हवाएं क्यों चलती हैं, पवन क्यों बहती है, पवन को चलने का क्या कारण होता है? तो कारण क्या होता है? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या है? पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं के पर जो दाब में अंतर है, उस अंतर की दर को ही दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और एक जगह उच्च दाब होता है तो दूसरी जगह निम्न दाब होगा, और जब निम्न दाब होगा और उच्च दाब होगा तो हवा के अणु क्या करते हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आने लगते हैं। सेम इस तरह से मान लिया दो रूम हैं या दो बस हैं, ऐसे आप समझ जाएंगी। बसें, जो बस होती है, एक बस ये है और दूसरी बस ये है। ठीक है, इसमें मान लिया कि 20 पैसेंजर हैं, जगह कम है,
20 तो आपको कम लगेंगे, थोड़ा हम 100 कर देते कि इसमें 100 पैसेंजर है और यहाँ पे 10 पैसेंजर हैं, 10 यात्री। तो ये यात्री छोटी सी जगह में 100 भरे पड़े हुए हैं, दबे दबे भरे पड़े हुए हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे दाब कैसा है, ज्यादा है, उच्च दाब है। और दूसरी तरफ स्पेस ज्यादा है, यात्री सिर्फ 10 है, तो यहाँ पे दाब कैसा है, कम है। और दोनों एक ही जगह पे जा रही हैं, बसें एक ही स्थान पर ले जाना है। तो क्या होगा, इस वाले से ये पैसेंजर कहेंगे यार इसमें बहुत दबे दबे हुए हैं, क्या करिए इससे चलिए इधर भाग चलते हैं, यहाँ जगह है, इस वाले में चलिए। यानी उच्च दाब से कहाँ जा रहे हैं, निम्न दाब की ओर, जहां दबाव कम है। और जब इन्हीं में ये गति आ जाती है तो वायु के अणु जब इस तरह से गति करते हैं तो इसी को कहते हैं पवन। और जो ये दाब में परिवर्तन है, जो परिवर्तन की यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, इसी दाब परिवर्तन को ही दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इस दाब प्रवणता के कारण ही पवनें चलती हैं। एक कॉन्सेप्ट हमें और समझ लेना है कि कहां पे दाब कम होता है और कहां पे दाब ज्यादा होता है। इसके लिए क्या मतलब कारण है, जिम्मेदार कारण क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। क्या कारण होता है कि कहीं पे दाब कम, कहीं पे दाब ज्यादा। तो बहुत ही अच्छा है कि आप ताप और ये जो दाब होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ताप और दाब उल्टा होता है, अर्थात जहां ताप उच्च हो वहां दाब कैसा होगा, निम्न होगा। यानी जहां ताप उच्च है वहां दाब कैसा होगा, निम्न होगा। ध्यान रखिए, जहां ताप ज्यादा है वहां दाब क्या होगा, कम होगा। और जहां ताप कम है वहां दाब कैसा होगा, अधिक होगा। बहुत समझ गए होंगे आसानी से कि जहां ताप ज्यादा होता है वहां दाब कम होता है, जहां ताप कम होता है वहां दाब ज्यादा होता है। यानी ताप से ही सीधा संबंध है दाब का। तो देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है कि जहां ताप ज्यादा होता है वहां दाब कम होता है। ठीक है ना, ये भी तो हमें समझे आखिर ऐसा क्यों कि ताप ज्यादा होने पर दाब कम क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए होता क्या कि कोई भी मान लिया छड़ है, ये क्या है, एक छड़ है, लोहे की छड़ है। अब इसमें अणु जो है क्या है, पास पास होते हैं। ठोस है या लकड़ी की छड़, किसी की भी छड़ हो सकती है, इसमें अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जब इसको ऊष्मा दी जाती है या जब इसका ताप बढ़ा दिया जाता है तो क्या होते हैं, अणुओं के बीच जो आपस में बॉन्ड होते हैं, जो बंधे होते हैं, बॉन्ड जो होता है वो टूटने लगता है। और टूटने के बाद ये अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर जाते हैं। और जब दूर जाते हैं तो क्या होगा, ये जो छड़ था इसका आयतन क्या हो जाता, बढ़ जाता है। अणु दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जब अणु दूर दूर हो जाएंगे तो उनका घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा तो दाब भी कम हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं दाब कम। या इसी तरीके से गैस या द्रव, द्रव अगर कोई रखा है उसको आप गर्म करिए, द्रव अगर है और द्रव में क्या करिए कि स्प्रिट लैंप से या किसी तरीके से जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने से ये द्रव के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं और दूर होकर धीरे धीरे गैस के रूप में ऊपर निकल जाते हैं। तो देखिए दाब कहाँ ज्यादा होता है, गैसों में या द्रवों में, तो द्रव के अणु ज्यादा पास होते तो उनमें ज्यादा दबाव होता है, दाब होता है। तो कहने पे मतलब कि क्या है कि दाब का ताप से बिल्कुल अपोजिट संबंध है। अगर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो दाब क्या हो जाता है, कम, प्रसार हो जाता है अणुओं के बीच में।
ठीक है ना। इसी तरीके से गैसें हैं पृथ्वी की सतह पर, जो गैसें हैं ऐसे मान लीजिए, समझिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर ये गैसें हैं, और जब सूर्य में क्या है, ताप है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं इस पे, इन पे पड़ेंगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये गर्म हो जाएंगे अणु, और गर्म हो जाने से क्या होंगे, ये गर्म होने के बाद ये हल्के हो जाएंगे, और जैसे जैसे हल्के होंगे तो क्या होने लगे, ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। और यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा फिर, जब अभी देखिए 5 अणु थे और कुछ गर्म होके ऊपर उठ गए तो अब 2 बचे, तो यहाँ पे दाब क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि सूर्य की जैसे रोशनी बढ़ी, ताप बढ़ा, तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये हल्के होके गैसें ऊपर उठने लगती हैं, और जब ऊपर उठने लगती है तो यहाँ पे दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिए। आगे आइए, दाब से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इसका किस यंत्र से मापते हैं, तो इसका दाब मापने का जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, दाब मापा जाता है। ध्यान रखिए, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, इकाई मिलीबार। मिलीबार, मिलीबार को किलो पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलो पास्कल भी बोलते हैं मिलीबार को। ठीक है ना, तो मिलीबार मतलब mv, इसको किलो पास्कल भी बोलते हैं। और दूसरा ये पास्कल क्या है, पास्कल ये दाब का बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई है पास्कल। ठीक है, ये मिलीबार या किलो पास्कल या पास्कल बहुत पूछा जाता है, याद रखें। एक दूसरा और इकाई होती है पारसेक, सुनी होगी आपने, पारसेक। पास्कल और पारसेक में बहुत अंतर है। ये पारसेक किसकी इकाई होती है, ये दूरी, किसकी, दूरी की इकाई होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि 2 खगोलीय पिंड जो होते हैं, यहाँ 2 से अधिक खगोलीय पिंड, उनके बीच की जो दूरी होती है वो पारसेक में व्यक्त करते हैं, उसकी इकाई है, दूरी की इकाई है पारसेक, और जबकि दाब की इकाई क्या है, पास्कल। दोनों में बहुत अंतर है, एक जैसे लगते हैं लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ये पास्कल है, ये पारसेक है। ठीक है ना, आगे आते हैं। दाब से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बैरोमीटर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैरोमीटर में अचानक, नंबर 1 डालते, अचानक पारे का गिरना क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है। पारे का बैरोमीटर में गिरना मतलब मापन कम होना, वायुदाब कम होना, यानी कि इससे अचानक, पारे का अचानक गिरने का मतलब क्या है, दाब में अचानक कमी। और जब किसी स्थान का, मान लिया यहाँ पे दाब अचानक क्या हो गया, कम हो गया, अचानक कम हो गया, इस स्थान का दाब क्या हो गया, कम हो गया, तो इधर उधर की गैसें, हवाएं जो हैं, जहां पे ज्यादा हैं, दाब अधिक है, वो क्या होगा, इधर की तरफ भागेगा, और इधर उधर से भी ये जो गैस के अणु हैं कहेंगे यहाँ पे वायु दाब कम है, चलो इधर की तरफ भागते हैं, चारों तरफ से इधर की तरफ भागेंगे, और जब चारों तरफ से इधर की तरफ भागेंगी गैस के अणु, तो बड़ी तेजी के साथ ये पवन का रूप ले लेंगे, और जब तेज पवन होती है, पवन की गति ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, उससे कहते हैं तूफान। तो ऐसी दशा में क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है।
तूफान, या फिर जब चारों दिशाओं से ये घूमते हैं, चारों दिशाओं से इसके पास आती हैं गैसें, क्योंकि कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है मान लिया यहाँ पे, और यहाँ वायु दाब कम है, तो इधर वाली हवा भी यहाँ पे आएगी, यहाँ से भी आएगी, और इधर वाले अणु भी इसके पास आएंगे। ऐसे क्या होते, सारे अणु गैस के उस निम्न दाब की तरफ भागते हैं। तो ये कंडीशन किसकी बन सकती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चक्रवात। तो ऐसी दशा में क्या आते हैं, चक्रवात आ सकता है। दूसरी बात, जब चक्रवात आता है तो मौसम कैसा होगा, मौसम कैसा है जब चक्रवात आते हैं, उस समय तड़ित झंझावात, बादल, वर्षा, यानी कि मौसम कैसा होगा, खराब हो जाएगा, वर्षा आएगी, आंधी तूफान और वर्षा, चक्रवात आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसी जो वर्षा होती है इसको हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। ये यहाँ से इस चीज को भी आप निकाल लिए होंगे, समझ गए होंगे कि चक्रवाती वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है, या चक्रवात कैसे आते हैं, आप समझ गए होंगे। चक्रवात क्या मैंने बताया, जब किसी एक स्थान का दाब क्या हो जाता है, ऐसे अगर हम लिखें प्रेशर, प्रेशर कैसा हो जाता है, दाब कम हो जाता है, तो इधर उधर की हवाएं जो होती हैं वो तेज उस बिंदु की तरफ चलने लगती हैं, और जब चलने लगती हैं तो इससे क्या होते हैं, चक्रवात आ जाते हैं। चक्रवात में की खास बात क्या है कि केंद्र का दाब कम होता है और इधर उधर दाब ज्यादा होता है, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं, और इस तरह से ये चक्रवात होते हैं और मौसम खराब हो जाता है, वर्षा आती है। तो सबसे पहला हमने पॉइंट देखा, क्या हमने देखा है कि बैरोमीटर में अचानक पारे के गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लगाएंगे कि तूफान आ जाएगा, चक्रवात आ जाएंगे, वर्षा आ जाएंगे, जो जैसा ऑप्शन दिया हो वैसा आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नंबर 2, इससे ये पूछा जा सकता है, बैरोमीटर में अचानक पारे का ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है, चढ़ना। अब देखिए बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, पारे का ऊपर चढ़ना मतलब वायुदाब अधिक होना। अब जब मान लिया ये सतह है और किसी एक स्थान का ये दाब क्या हो गया, दाब उच्च हो गया, पारे का अचानक चढ़ना मतलब रीडिंग ज्यादा आना, रीडिंग ज्यादा आने का मतलब वायुदाब ज्यादा होना, और वायुदाब जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वायुदाब ज्यादा हो गया, यहाँ पे वायु के अणु ज्यादा है, वायुदाब ज्यादा, यानी प्रेशर कैसा, हाई है, और जबकि इधर उधर प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, आसपास का प्रेशर कैसा होगा, लो। तो क्या होगा कि यहाँ दाब ज्यादा है, इस वजह से ये अणु इधर की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ भागेंगे, बाहर की तरफ भागेंगे। या हम दूसरा कहें, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे प्रेशर कैसा है, हाई है, प्रेशर हाई है, और चारों तरफ प्रेशर कैसा है, लो है। जब लो है तो हवाएं क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी केंद्र से परिधि की ओर चलने लगेंगी, और जब परिधि की ओर चलेंगी तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात, समझ तो जाइए, चक्रवात, प्रतिचक्रवात आ गया। प्रतिचक्रवात में भी हवाएं तेज चलती हैं, पवनें तेज चलती हैं, ठीक है। खास बात क्या होती है, केंद्र में दाब अधिक होता है और चारों तरफ दाब कम होता है, तो उच्च दाब से कम दाब की ओर गैसें चलने लगती हैं, तो इससे क्या होते हैं, प्रतिचक्रवात आते हैं, ठीक है ना। अब प्रतिचक्रवात जब आता है अचानक पारे के गिरने से, तो क्या प्रतिचक्रवात में मौसम कैसा हो जाएगा, मौसम, तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, मौसम साफ हो जाएगा, मौसम साफ। अब इसका भी कारण होता है कि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ क्यों होता है, प्रतिचक्रवात में मौसम साफ क्यों होता है, क्यों उसमें वर्षा नहीं होती, क्यों, इसका कारण है जो ये हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं, वायु है, ये ऊपर नहीं उठती है,
ये सतही रहती है। तो जब सतही रहती हैं तो मौसम साफ रहता है। और जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं, केंद्र में आके ऊपर उठ जाती हैं, तो ऊपर क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जलवाष्प में बदलते जाती थी वो जो जलवाष्प में बदलती थी वो गैसें, तो उससे बादलों का निर्माण होता था और वो बादल बरसने लगते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। तो दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अचानक पारे का ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है कि मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा ये तीसरा पॉइंट है, बैरोमीटर में पारे का गिरना तथा धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे चढ़ना, धीरे धीरे चढ़ना। पारे का गिरना तथा धीरे धीरे चढ़ना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, पारे का गिरना मतलब वायुदाब कम होना और फिर धीरे धीरे चढ़ना, यानी कि पारे का गिरना मतलब कि किसी भी स्थान का दाब क्या होना, धीरे धीरे कम होना और फिर धीरे धीरे ज्यादा होना। तो क्या, जब देखिए दाब कम होता है, जब दाब किसी स्थान का कम होता है तो क्या होती, गैसें जो होती इधर आना, गैस के अणु आना चालू कर देते हैं, इधर उधर से क्या होंगे, अणु जो हैं कम दाब की ओर आना चालू कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे दाब, क्योंकि ये गैसें आती जाएंगी चारों तरफ से, तो यहाँ पे दाब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अभी कम था तो बढ़ना चालू हो जाएगा, और जैसे ही बढ़ना चालू हो जाएगा तो ये जो अणु आ गए, ये आ गई गैसें, ये क्या करने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। कहाँ उठने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। और जब गैस के अणु ऊपर उठने लगेंगे, ऐसे आके ऐसे ऊपर उठने लगते हैं, ऐसे देखिए, और ये पृथ्वी की सतह है, तो हमें क्या पता है कि जैसे जैसे गैस के अणु ऊपर उठते हैं, और ऊपर हमें पता है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती, कमी हो जाती है। और जब ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तो इस पवन में उपस्थित धूल कण के चारों तरफ ये जलवाष्प क्या होने लगेगी, संघनन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और इकट्ठे होने लगेंगे। और जब संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी तो इससे ये जलवाष्प क्या मिलके बना लेंगे, ये बादलों का निर्माण कर लेते हैं। और जब बादलों का निर्माण कर लेते हैं, क्या बन जाते हैं, बादल। तो ये बादल क्या करेंगे, धीरे धीरे बरसेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी। यानी पारे का गिरना तथा धीरे धीरे बढ़ना क्या दर्शाता है, वर्षा, वर्षा को दर्शाता है। और ये वर्षा जो होती है एक तरीके से संवैनी वर्षा होती है, चक्रवात वाली नहीं है, जो सबसे पहला पॉइंट था। याद रखिए, ये तीसरा पॉइंट है, जो सबसे पहले वाला था वो चक्रवाती वर्षा थी, और ये संवैनी वर्षा का प्रकार हो जाएगा। तो ये कैसे, यानी पानी का धीरे धीरे गिरना तथा फिर धीरे धीरे चढ़ना क्या हो जाएगा, वर्षा। क्यों, जैसा कि अभी बताया कि दाब जब कम होता है, पानी का गिरना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, तो इधर से उधर से हवाएं उस स्थान पर आना चालू कर देंगी। और जब जैसे दाब ज्यादा होता जाएगा, है ना, तो फिर ये गैसें ऊपर उठने लगती हैं, और जब ऊपर उठने लगती हैं तो ये वायु में उपस्थित जलवाष्प धूल कणों के साथ मिलकर संघनित होकर बादल का निर्माण कर लेते हैं, और जब बादल बनाते हैं तो फिर वर्षा करने लगते हैं, तो इससे वर्षा आती है। तो ध्यान रखिए। दूसरी बात ये देखिए कि जैसे अब इतना बात समझ में आ गया होगा, हाँ, बैरोमीटर वाले ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसको फिर से रिपीट कर करके समझ लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि क्या कैसे पढ़ते हैं, क्या कैसे क्या होता, तो कभी आप भूलोगे नहीं। यानी कि क्षोभ मंडल में, याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में 10 मीटर ऊपर जाने पर, क्षोभ मंडल में 10 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 मिली बार दाब में कमी आती है। याद रखेंगे फैक्ट कि क्षोभ मंडल में 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिली बार दाब में कमी आती है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे, दाब में क्या आती चली जाती है, कमी आती चली जाती है, ठीक है ना। और वो कैसे आती है, 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिली बार। ओके,
दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, क्षैतिज जो पवनें चलती हैं, पूछा जाता क्षैतिज पवनों चलने का कारण क्या होता है, यानी कि क्षैतिज पवनों के चलने का कारण, तो वो भी आप बताएंगे क्या होता है, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता की वजह से पवनें क्षैतिज रूप में चलती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फैक्ट है कुछ देख लीजिए। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वायुदाब कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले तो याद रखिए आप कि सबसे ज्यादा वायुदाब और सबसे कम वायुदाब, तो समुद्र में वायुदाब उच्च होता है, ज्यादा पाया जाता है, और मरुस्थलों में दाब कम पाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। समुद्री भाग में वायुदाब ज्यादा होता है और मरुस्थलीय भाग में वायुदाब कम होता है। क्यों? समुद्र भाग जल्दी से गर्म नहीं होता है, ताप ज्यादा नहीं बढ़ पाता, तो जब ताप ज्यादा नहीं बढ़ता तो दाब कम रहता है। और वहीं मरुस्थलीय भाग जो होते हैं जल्दी गर्म हो जाते हैं, ताप ज्यादा हो जाता है, तो उस कारण क्या होता है, ताप ज्यादा होने की वजह से दाब कम रहता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए महासागरीय भाग में ज्यादा दाब होता है या महाद्वीपीय भाग में ज्यादा दाब होता है, तो आप बताएंगे महासागरीय भाग में वायुदाब अधिक होता है तथा महाद्वीपीय भाग में वायुदाब कम होता है। इसमें भी अगर स्पेसिफिक जगह पूछ दी जाए कि सबसे ज्यादा वायुदाब कहां होता है, तो आप याद रखेंगे साइबेरिया। साइबेरिया का स्थान है वर्खोन्यास, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। जब ठंडा स्थान है तो वहां पे दाब क्या पाया जाएगा, दाब सबसे उच्च पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर। और वहीं मरुस्थलों की बात कर दी जाए कि मरुस्थलों में दाब कहां पे सबसे कम पाया जाता है, दाब कहां पे, यहां पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा दाब पाया जाता है। तो जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, रेगिस्तानी इलाके, वहां पे वायुदाब कम पाया जाएगा। याद रखेंगे वायुदाब कम पाया जाएगा, तो इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बैरोमीटर हो गया, दाब हो गया। दूसरा, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसी में, पवन संचरण। पवन संचरण या कहें वायु का क्षैतिज वितरण, वायु का क्षैतिज वितरण, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे पवनों के प्रकार, ठीक है ना, कितने प्रकार की पवनें होते हैं, फिर उनके सब प्रकार होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। फिर हम बताएंगे पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, फिर समीर बताएंगे, जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, ठीक है ना, पर्वतीय समीर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कटिबंध जोन बताएंगे पृथ्वी के, कौन कौन से कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसी में जो बताएंगे हम पवनें, तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आगे इसके बाद वाला। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। तो इसको समझिए, और इसको समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें अक्षांश देशांतर बताया है, निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश, तब वो समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो हम आगे आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।